Hello, candidates. So this is Siddharth. Yes, I know many of you are in shock, or why wouldn't you be? The question paper was extremely confusing for your MCRE 2025, 23rd of December 25. So we will do the paper analysis, of course. So anyway, it should not be affect the cutoff too much. We will talk about this why, and I had already told many people in the group chat repeatedly. इतनी बार बोला है ना मैंने कि भाई डोंट रिलाइज ओनली ऑन बुक्स, प्लीज जस्ट रीड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनली द एम्स अथॉरिटी लिसन टू मी। और उन्होंने ऐसा ही किया। आपकी जो स्वामी की बुक, जो आपकी बहरी बुक, नाबी बुक, सबका पर कच्चे उड़ा दिए इसने पेपर ने। पेपर इज एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग बट बहुत ज्यादा इजी था, समझ रहे हो। एंड दिस टाइम द इंटायर क्वेश्चन पेपर वाज बेस्ड ऑन द ऑफिशियल पीडीएफ। आई वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि भाई ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ लो। रिमेंबर वन थिंग, द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द पेपर विल इंक्रीज डे बाय डे एज यू नो, ओके, एंड आई हैव अ ट्रिक टू हैंडल इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन द एनालिसिस ऑफ टुडेज क्वेश्चंस। दूसरी चीज ये है, देखो एआई से क्वेश्चन दे के कोई भी जंप नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी चीज है, स्वामी के बुक के आंसर या फिर वहां से थ्योरी उठा के नहीं चेपेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है पेपर को एनालिसिस करने से पहले। मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उनका आंसर देखते हैं वन बाय वन। देखो क्वेश्चंस में मेरे पास है 112 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आप कहोगे सर 100 क्वेश्चन है 112 कैसे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक्स, हिज मदर इज माय मदर्स डॉटर। सीधी सी बात हो गई भाई कि ये तुम हो, जो इसकी इस बच्चे की जो मदर है, ठीक है, उसकी वो आपकी मदर की बेटी है, तो मतलब ये आपकी सिस्टर हो गई और ये आपका क्या हो गया, भतीजा। अगर निफ्यू अगर आपके उसमें है, इसमें ऑप्शन में, तो आंसर विल बी निफ्यू, जिसको नेफ्यू बोलते हो आप। द कर्मयोगी स्कीम प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ऑफ कोर्स ये जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर, उनके ऊपर फोकस करती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग नॉमिनल, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जर्मनी। जर्मनी आईएमएफ के अकॉर्डिंग है, इंडिया फोर्थ पे है। जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, फ्रॉम वेयर वॉज द कंसेप्ट लैटर एडेप्टेड बाय अदर सिविलाइजेशंस। देखो जीरो जब था वो वैदिक मैथमेटिक्स में आया था, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, वो अरब में चली गई थी, ठीक है। जो इंडिया से निकल के जीरो पहले अरब में चला गया था, फिर वहां से डेसिमल पाइथागोरस के पास गया था, फिर वापस अडॉप्ट हुआ था। लेकिन वो आकर ओरिजिनली उसका ओरिजिन देखा जाए तो डेफिनेटली दैट विल बी द जो वैदिक मैथमेटिक्स, ना कि सुलभ संहिता। अगर आप जाओगे तो सुलभ संहिता का ज्ञान यहाँ मत लाना, आंसर होगा वैदिक मैथमेटिक्स, 100% श्योर हूँ। ये आईएएस का क्वेश्चन है एज इट इज। The 22nd Asian Indian Summit was recently held in which city? That is कोलालमपुर, ठीक है। कोलालमपुर में अभी हुई थी करंटली। तो इस बार करंट के क्वेश्चंस डाले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। According to the UNEP reports and India's global environment actions that is happened in December 2025, India was not only highlighted for involvement in मीथेन इमिशंस में, जिसको और इमिशन हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन में था। इसमें CO2 इमिशंस के बारे में बिल्कुल नहीं। CO2 दूसरी चीज है, इसमें वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन कंजर्वेशन तो होगा नहीं, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए अलग से बनाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे मीथेन इमिशन हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन। FR 921 ऑफ द फंडामेंटल रूल डील विद इट। तो ये डिक्लेरेशन जो आपके पास असेट्स हैं, लाइबिलिटी, जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे इससे रिलेटेड, देखो येलो करते हैं यार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दिस वन। FR 17 ऑफ द फंडामेंटल रूल इज रिलेटेड टू पे एन अलाउंस ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। मैं 27 जनवरी को ऑनलाइन अपनी बुक लॉन्च हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट मंथ तक अपने पास ऑफलाइन अपनी जो CCS रूल की बुक आ जाएगी। ये जो बुक मैं डिजाइन करूंगा ना, ये एम्स की पर्सपेक्टिव से, IIT के पर्सपेक्टिव से, यहाँ इस पर्सपेक्टिव से ही डिजाइन किया हूँ। और इसमें क्या है ना, स्वामी, नाभि और आपका जो बैरिस ब्रदर और भी स्टैंडर्ड बुक है, प्लस ऑफिशियल PDF पे ज़्यादा
ध्यान दिया गया है। स्वामी और नाभि जब पढ़ते हो ना, तो ये क्या है ना, एलडीसी एसओ के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे अगर आप स्वामी की एमसीक्यू बुक लाओगे ना, तो उसमें क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं, 30 से 40 क्वेश्चन लगा लिया अगर, उसके बाद नहीं, और इस बार तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा कोई भी अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार भी मैंने काफ़ी लोगों को कुछ नोट्स दिए थे, लास्ट ईयर भी दिए थे, तो मेरे नोट्स से बहुत क्वेश्चन आए। मेरे नोट्स सारे ऑफिशियल पीडीएफ से बने हुए हैं, ठीक है, पूरे एक एक चीज और सारे। अब कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे डीएपीआर है, ठीक है, डीएपीआर कहीं पे नहीं मिलेगा, मेरे बुक में अब किया हूँ। यूपीएस है, यूपीएस का कौन सा पार्ट है, सर्विस रूल्स है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। और जो मेरी बुक होगी वो बहुत सिंपलेस्ट मैनर में होगी, और हर एक कंसेप्ट के साथ में एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, और उनके साथ क्वेश्चंस होंगे। और 100% श्योर कर सकता हूँ, अगर आपने उस बुक को पढ़ ली, 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, क्योंकि सारे उसी से बाहर नहीं आएंगे। एक्चुअली होता क्या है, स्वामी भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन स्वामी में आपको कहाँ पे फोकस करना है, कंसेप्ट्स क्या है वो नहीं, आप सिर्फ रटते जा रहे हो, उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिएस्ट मैनर में बताऊंगा विद लिंकिंग, तो मेरी बुक इंपॉर्टेंट होगी, वो आ जाएगी। तो ये प्रमोशन जैसा था कुछ। और दूसरी चीज है, इस जो मैं क्वेश्चन सब रिसोल्व करवा रहा हूँ ना, मैं इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। आंसर में वेरी जहाँ पे होगा मैं आपको बता दूंगा, और जब इनका जो प्रॉपर एनालिसिस हम बाद में करवाएंगे, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कमेंट में जाके अपने अपने मार्क्स बताने हैं कि आपने कितने, आपके कितने राइट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। तो ये कोई ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं, इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ताकि हम क्या है ना, कट ऑफ का एनालिसिस कर सके, प्रॉपर एनालिसिस कर सके। वैसे भी मेरे पास एम्स दिल्ली से कट ऑफ एनालिसिस आ ही जाएगा। सो इन विच ईयर वॉज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड बाई इसरो? ये मेरे बर्थडे के दिन हुआ था, 22 जुलाई ऑफ 2019, तो 2019 में। नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? जो भी इंटरनेट पे ऑनलाइन स्टोरेज हो गया, या फिर हम कोई भी दूसरे एप्लीकेशन चलाते हैं ना स्टोरेज पे, मतलब इंटरनेट पे, उसको ही ऑनलाइन कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो ऑनलाइन स्टोरेज, इसमें ना तो कोई डाटा प्रोसेसिंग या पर्सनल कंप्यूटर होता, ना ही पेन ड्राइव में स्टोरेज करोगे, वो भी नहीं होता। एज पर द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, बाइगेमी फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, देखो प्रोहिबिटेड है, अलाउड विथ परमिशन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। स्वामी की बुक का रिफरेंस मत देना, स्वामी की बुक में भी साफ साफ प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, और जाके चैट जीपीटी को मत पूछना, आंसर आपको नहीं मिलेगा। वो अलाउड विथ परमिशन करेंगे, लेकिन साफ साफ प्रोहिबिटेड है, अलाउ ही नहीं है भाई। अब वो कंडीशन डाल देते कि अगर वो मुस्लिम्स होते तो तब वो परमिशन लेते, लेकिन नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है प्रोहिबिटेड। पहला वर्ड जो अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखे देखोगे ना, तो उसकी पहली लाइन ये लिखी हुई है कि बाइगेमी इज प्योरली प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड विल बी द आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर स्ट्राइक का भी अलाउ नहीं है, स्ट्राइक का प्रोहिबिटेड है। देखो रेस्ट्रिक्शन में और प्रोहिबिशन में आपको फर्क पता चलना चाहिए, तो इसका भी आंसर प्रोहिबिटेड होगा, 100% श्योर हूँ भाई, कोई भी आ जाना चैलेंज करता हूँ। As per the General Financial Rules 2017, e-procurement is mandatory for the procurement of goods and service costing। अब कुछ लोग आएंगे और यहाँ पे गूगल का रेफरेंस देंगे मुझे कि भाई 25 लाख रुपीज होता है, ठीक है, और कुछ लोग आएंगे स्वामी का देंगे, लेकिन प्लीज जीएफआर की लेटेस्ट बुक उठा के देखो, उसमें 10 लाख रुपीज है, ठीक है। ये पहले चेंज हुआ था, 25 लाख पहले था, ये अब जाके वापस 10 लाख रुपीज हो चुका है। यहाँ पे गलत दे के रखा है, ये इसका आंसर होगा अबो 10 लाख रुपीज। तो मैं पहले बोल दिया कि इसमें जो आंसर है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दैट विल बी द फाइनल। हाँ, मेरे वाले आंसर में कुछ कहीं पे जहाँ मिस्टेक होगी मैं पहले बता दूंगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बनाया हूँ आपके लिए। अंडर द CCA रूल, द डिसीजन वेदर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी और अदरवाइज इज टेकन बाय। हमेशा जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है ना, वो ही लेती है डिसीजन कि ये जो आपकी जो सस्पेंशन पीरियड था वो ड्यूटी में काउंट होगा या लीव में एज ए लीव काउंट होगा, कुछ भी। अंडर द CCS पेंशन रूल, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिपेंड ऑन। ये देखो सीधी सी बात है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू इमोल्यूमेंट इंटू क्वालिफाइंग सर्विस, इसमें 6 मंथ का होता है ना, तो किस किस पे होती है, चाहे कैलकुलेशन दो चाहे किस पे डिपेंड्स करती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा इमोल्यूमेंट्स एंड क्वालिफाइंग सर्विस। इसमें एवरेज याद रखना, ग्रेचुइटी में कभी भी एवरेज इमोल्यूमेंट नहीं आता है, वो पेंशन के लिए आता है। अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल, सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रीटेड एज। तो ये क्वेश्चन था या नहीं था पता नहीं था, लेकिन जो सस्पेंशन है वो क्या नहीं होती, पेनल्टी नहीं होती, बस ये था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी होगा आंसर, ये नहीं होगा। इन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लोजिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेटेड। क्या होता है,
इसमें जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब चलता है देन फाइनली जब प्रोग्रामिंग का आउटपुट होता है ना, तो आउटपुट स्टेट को वो अंडर प्रोसेसिंग होता है। तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटेड होगा, और मैं वेरीफाई कर लिया हूँ उसका आंसर। टर्मिनेटेड विल बी द आंसर। आप पूछोगे क्या कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट का मैं बाद में वीडियो ले आऊंगा पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस का, वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। ये सिर्फ आपके क्वेश्चन मैच करने हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स अपने कमेंट में बताने हैं। और सब लोग ना कमेंट किया करो यार, और जो देख रहे हो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले मैं मेरे ही ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ उसमें सारी अपडेट देता हूँ, और मेरे से जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है कितना ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइल सिस्टम यूज्ड इन मॉडर्न माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ना तो इसमें फेट 32 होगा ना फेट 16, ये दोनों ओल्ड है। इसका सीधा सीधा होगा, जो लेटेस्ट है वो NTFS होता है। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। नाउ अंडर द CCS पेंशन रूल, पेंशन बिकम पेबल फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द नेक्स्ट डेट नहीं, फॉलोइंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट डेट से क्या होता है बता सकता है कि कोई? नेक्स्ट डे से अगर आपको लिंक नहीं करना आता तो PPO स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द नेक्स्ट डेट, और कम्यूटेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डेट। अगर वो कब होगा? जब आप रिटायरमेंट होने से पहले ही अप्लाई कर दिए हो। ठीक है, ये लिंक करना सीखो भाई, मेरी जो बुक आ रही है ना उसमें अच्छे से लिंक करना सीख जाओगे, आप कंसेप्ट को पकड़ोगे। ठीक है। नाउ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन ओरिजिनल एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज 1 ईयर, नॉट 6 मंथ और 2 years। दैट इज FR 71 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स परटेन्स टू, किससे संबंधित है? पहले बता था पे एन अलाउंस ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। 17(1) है तो 17(2) भी इसके आसपास है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे यूनिक है, वो बताना मुझे ग्रुप कमेंट करके जरूर बताना कितना याद है। और मैं पहले बोला था इस बार ना, ये ग्रुप में मैंने डाला था कि आप लोग सुनते नहीं हो, जाके मेरा ग्रुप देखो और प्रीवियस मैसेजेस देखो। मैंने बोला था FR रूल 1 से लेके 50 तक रट जाओ, रूल नंबर भी रट जाओ भाई, रूल नंबर। और वहां से इस बार ना कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे भाई, 6 से 7 क्वेश्चन आए इस बार FR 1 से लेके 50 तक। तुम लोग मानते नहीं हो भाई, मैं पहले बोला था। आप लोग क्या है, स्वामी के पीछे पड़े थे, बहरी के पीछे पड़े थे, इसका मैटर बिल्कुल नहीं होता। पहले बोला था FR रूल्स रट जाओ 1 से लेके 50। मैंने अभी भी रिसेंटली एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले बोला था 1 से लेके 50 रट जाओं, वहां आ रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन रूल्स पे आ रहे हैं। What will be the simple interest on sum 5,000 at the rate of 800 per annum for 3 years? तो 8 3 जा 24 ऑफ 5,000, तो हाफ कर दो 1200 रुपए, तो 1200 रुपए हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, बिना पेपर के उठा के मैथ कर सकते हो। When is the annual increment more beneficial to a government servant? देखो, मान लो कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपना इंक्रीमेंट लगवाना चाहता है, तो जब भी वो बिफोर लगाएगा ना, तो उसको ज्यादा, ये इट इज हैज बीन सीन कि इंक्रीमेंट होने से पहले जो भी प्रमोशन के लिए एनुअल इंक्रीमेंट लगता है ना, वो ज्यादा प्रमोशन से पहले वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे होता है इसके बारे में कैलकुलेशन मेरी बुक में देख लेना, मैं ये डाल के रखा हूँ, ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, और कंपेयर करके रखा हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट और ऑन द प्रमोशन डेट और बिफोर द प्रमोशन डेट। मैं चारों डेट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ विद एग्जाम्पल। व्हाट इज द 0-day वनरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिक्योरिटी? इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी में फ्लॉज होते हैं ना, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो जहाँ पे भी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके ऑप्शन में आया होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ए सिक्योरिटी फ्लो दैट इज अननोन टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसमें वायरस डिटेक्टेड है फर्स्ट डे ऑफ यूज, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी फ्लोज जहाँ पे भी होती है वो चाहे किसी भी रीजन से हो सकती है, वो 0-day वनरेबिलिटी बोलते हैं उसको, समझ रहे हो? तो आपका ऑप्शन में भी थोड़ा डिफरेंट होगा, बट आंसर सिक्योरिटी फ्लो से रिलेटेड था। Which of the following statement is the most accurate regarding the relationship between wake up times and success? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसका सीधा सीधा आंसर बता दूं मैं। ए हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअली कंसिस्टेंटली वेक अप बिफोर 6 AM। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया था? ये IBPS के, शायद IBPS से उठा के दिया है इंग्लिश का, ये मुझे किसी ने भेजा था। ठीक है, एम्स का एम्प्लॉय था। द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स इन गवर्नमेंट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम विच ऑथोरिटी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, आप सोच रहे होगे कि फाइनेंशियल रूल है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता होगा, नहीं भाई। जब आप पहला DAPR का जो फर्स्ट पेज देखोगे ना, फर्स्ट पेज पे प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं लिख के रखा है, तो उससे ये होता है, ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अथॉरिटी देता है, और फिर वो डेलीगेट करता है अपने सेक्रेटरी को, फिर वो HOD को करता है, फिर HOD HO को करता है। देन आफ्टर कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव हेड बनते हैं, कैसे कैसे क्या बनते हैं, हम अच्छे से समझाएंगे।
रुको जरा, सब्र करो। द प्राइमरी वर्क ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज, देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इट में बी फाइनेंशियल सेक्शन लिमिट, बिल्कुल नहीं होता है। फाइनेंशियल सेक्शन लिमिट हमेशा एचओ के पास होता है, एचओ के पास। लेकिन और हाँ, फाइनेंशियल लिमिट एचओडी के भी पास होता है, लेकिन एब्सोल्यूट बात करें ना, यहाँ प्राइमरी वर्क है, ठीक है। ज्यादा जो मेन काम है ना, क्योंकि देखो डीएपीआर में क्या होता है ना, एचओडी होता है ना, वो अपना जितना भी फाइनेंशियल वर्क है ना, वो हमेशा एचओ को डेलीगेट कर देता है, याद रखना। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम होगा ना, वो हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ हेड देखता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखता है। ये डीएफपीआर से ही क्वेश्चन आया है, और डीएफपीआर में मैं ना जो मेरे नोट्स में देखोगे तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं साफ साफ मेंशन करके रखा हूँ, है ना, ये मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी अनलीव डेज कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ओबियस सी बात है भाई, 30 डेज मिलता है। ये क्वेश्चन बताने में, हाफ पे लीव 20 डेज, सबको पता है। द लीव ट्रेवल कंसेशन ब्लॉक इज applicable for how many years? 4 years। बच्चा क्वेश्चन है भाई, बच्चा क्वेश्चन। व्हाट इज मैक्सिमम accumulation ऑफ लिमिट ऑफ अर्न लीव? 300 डेज। यहाँ पे 360 डेज है, दैट इज रॉन्ग। अंडर द सेंट्रल्स, ये गलत है भाई, ठीक है, इस पे डिपेंड मत रहना। आप एक एक चीज को ना नोट करते जाओ, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे, कितने नहीं हो रहे। अंडर द सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस हुज प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। एक और बात बता दूं, ये हमेशा ऑथोराइज गवर्नमेंट डॉक्टर से हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था, वो आगे चेंज होगा, ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रख के रखो। इन गवर्नमेंट सर्विस प्रमोशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसिडर्ड। प्रमोशन आपका राइट है? बिल्कुल नहीं है भाई, प्रिविलेज है, बिल्कुल है। गारंटी ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस, गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन होता है कि क्योंकि आपको एमएससी पे मिलता है। ऑप्शनल फॉर एम्प्लॉय, देखो एक राइट में और गारंटी ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस में बेटर जो होगा ना, वो राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी के थीम के बेस्ड है। यूपीएससी में भी क्या होते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही रहते हैं, लेकिन जो बेस्ट वन होता है ना, दैट विल बी द आंसर। सो राइट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सीसीएस एफआरएसआर रूल्स, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड हाउ मेनी डेज टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन? 30 डेज भाई, 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप अपना पहली बार पे फिक्सेशन में रिवीजन करने के लिए कर सकते हो। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन अनअवेयर्ड लीव ट्रेवल कंसेशन बी कैरिड फॉरवर्ड? देखो इसमें ना 2 आंसर आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अप टू आया होगा ना, तब तो 1 ईयर है, 100% है। और अगर बियॉन्ड आया होगा ना, तो इसका आंसर 2 ईयर्स होगा। तो ये यू हैव टू थिंक, और तुम्हें बताना होगा मुझे कि क्या आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 ईयर ही आएगा, और श्योर हूँ। इनके पीछे क्या रीजन होता है, इनके बारे में हम बाद में जब भी पढ़ेंगे ना उसके बारे में, तो बताऊंगा जरूर। अंडर विच रूल ऑफ सीसीएस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1961 के माइनर पेनल्टी बी इम्पोज्ड? मेजर हमेशा 14 में लगती है, उसके 2 घंटे बाद में रूल्स 16 लागू हो जाता है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव ए गिफ्ट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, व्हाट इज रिक्वायर्ड? इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका साफ साफ आंसर होगा पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। काफी लोग आएंगे यहाँ पे, सर ऐसे कैसे होगा? देखो मैं समझा दूं। मान लो आपकी शादी हो रही है, ठीक है, और आपका एक दोस्त आया, और मान लो कि 7500 रुपये, शादी मत मानो, और कुछ ओकेजन है, 7500 रुपये से ज्यादा आप डी ग्रुप के हो, 7500 रुपये से ज्यादा पैसे ले आया, आपको 10,000 रुपीज दे दिए। तो आप वहां से कॉल तो करोगे नहीं अपने डिपार्टमेंट में कि सर ले लूं क्या? नहीं करोगे ना। आप एक बार ले लोगे, फिर उसके बाद में ना आप अपने डिपार्टमेंट में कहोगे कि सर ना हुआ क्या था कि मेरा दोस्त आया तो उस 10,000 रुपीज मुझे गिफ्ट किया है, अब आप मुझे बता दो, अप्रूवल कर दो, रखना है या नहीं रखना है। 7500 मैं रख लूँ, बाकी के आपको दे दूँ, या फिर मैं वापस लौटा दूँ, ठीक है। तो ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हो सकता है, क्योंकि ऑन द एक बार गिफ्ट ले लोगे, उससे पहले गिफ्ट तो कॉल करके ले नहीं सकते भाई, शादी का टाइम है या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, सारे दिन तुम्हारा एचओडी तो बैठा नहीं रहेगा ना साथ में। तो इसका ये होगा। कनेक्टिविटी टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क कैन बी टेस्टेड यूजिंग विच कमांड लाइन टूल? दैट इज पिंग। एक चीज बता दो यार, इस बार जो कंप्यूटर आया ना, वो अनएक्सपेक्टेड आया है, और ये एक बुक से आया है। वो बुक मुझे मिल गई, मैं बता नहीं सकता, और मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा चुपचाप, ठीक है। और वो नेक्स्ट टाइम जो एमसीआरई आएगा उसमें। एक और चीज़ है, अभी एमसीआरई की प्रिपरेशन करने मत बैठ जाना, पहले बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं आएगी अभी बात चल रही है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिस, सेक्शन ऑफिसर्स की जो वैकेंसी सेंक्शन हुई है उनका क्या? वो मिनिस्ट्री में है, अभी पेंडिंग है, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर ही नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगी, क्योंकि बात चल रही है कि एमसीआरई नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा 2026 में, ऐसे बात चल रही है अभी, कोई कंफर्म नहीं है। वैसे 6 मई बन गया था,
लेकिन ये थोड़ा लेट हो सकता है। तो अभी मई मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी लेटेस्ट आई है, परसों ही आई थी ये इन्फॉर्मेशन, जो मई में है आ सकती है, बट 100% श्योर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अभी से प्रिपरेशन करने में लग जाना, ठीक है। अगर जिसको करना है ऑब्वियसली बात है वो करेगा, तो दूसरे एग्जाम के भी साथ साथ में प्रिपरेशन रखो। और दूसरी बात ये करते हैं, जो ये सीसीएस रूल है वो कौन सी एग्जाम में यूज होता है, तो आईआईटी में सुप्रीडेंट के एग्जाम आने वाली है। आईआईटी की कुछ आईआईटीज है उसमें सुप्रीडेंट की एग्जाम आने वाली है, उसमें पूरा यही है, और उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। और साथ साथ में सीबीएसई में भी आने वाली है। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सीबीएसई में सुप्रीडेंट होते हैं ना, उनके अंडर, ठीक है, सीसीएस रूल्स आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए फायरवेल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये जो भी इनकमिंग और ऑनगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है उनकी मॉनिटरिंग करती है, तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 ई प्रोक्योरमेंट इज मैंडेटरी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। 10 लैक्स आ गया ना यहाँ पे, 50 लैक्स नहीं है भाई, ठीक है। As per the latest Government of India rules, the maximum limit retirement gratuity payable to the central government employee is 20 lakhs। सही है? नहीं भाई, अब हो चुका है 25 lakhs रुपीज, क्योंकि आपका जो डीए है वो 50% से अबोव बढ़ चुका है। Whenever the DE will be exceed beyond the 50%, then 25% hike will be there। समझ रहे हो? तो 20 का 25% 1/4 कितना होगा? 5 lakhs, and then you can add in 20 lakhs to the 5 lakhs, it will become 25 lakhs, so that will be the answer। तो इसमें मिस्टेक मत कर देना भाई। When a department promotion committee examine a employee for promotion, which records are considered, तो उनका जो भी ACR अपार है और जो लीव रिकॉर्ड्स उनको डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी है। क्वेश्चन सेम ऐसा था नहीं था, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, आने वाला आगे। अंडर सीसीएस पे रूल्स सब्सटेंटिव इंक्रीमेंट में भी ग्रांटेड विच केसेस। देखो, अगर आपके पे में एनोमलीज है, ठीक है, आपका जो जूनियर है आपसे ज्यादा पैसा लेने लगा है, हुआ क्या था मैं बताऊं, 2016 में जब न्यू पे मैट्रिक्स आया था ना, तो कुछ जूनियर की सैलरी ना सडनली हाइक हो गई थी, और कुछ डेपुटेशन पे रहने वाले सीनियर्स की सैलरी उनके अकॉर्डिंग कम थी, और कुछ सीनियर्स भी थे ना, एनोमलीज होती है, क्योंकि मान लो कि आप फाइनल 40 ईयर्स के इंक्रीमेंट वाले पे पहुंच गए, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका जूनियर आपसे ज़्यादा सैलरी उठाने लग जाता है, तो उस वजह से भी हो सकती है। एनावली की उस वजह से 2016 की वजह से। और एक करेक्शन रिक्वायर्ड अंडर सेम कैडर एंड सेम रूल्स, सेम कैडर में सेम रूल्स लगते हैं, उसमें कुछ करेक्शन किया और उस वजह से आपकी सैलरी किसी वजह से नहीं हुई है, तो उस रूल में सब्सटेंटिव इंक्रीमेंट दे सकते हैं वो एक, ठीक है। तो ये सारे केसेस में अलाउड है। नाउ द सीसीएस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स मेनली डील विद, देखो ये मेनली किसके साथ करता है, डिसिप्लिनरी मैटर्स के साथ करता है, ठीक है। मुझे पता है कि ये ऑप्शंस रॉन्ग है, आपके एग्जाम में जो नहीं आए उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो देख लेना इसके अकॉर्डिंग। अंडर द विच फंडामेंटल रूल्स इज सब्सटेंटिव पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेटेड अंडर FR रूल 22। जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो ना, तो ज्वाइनिंग करते 21 नहीं लग जाता आपके ऊपर, ऐसे नहीं कि 21 IJ ये सब लगने लगे, नहीं, आपके ऊपर सबसे पहले FR 22 ही लगता है, जो कि आपको सब्सटेंटिव पे के बारे में रेगुलेट करवाता है। समझ रहे हो कैसे लगता है? स्वामी पढ़ के तो पता नहीं चलेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। बच्चा क्वेश्चन था, ठीक है, पहले बोल दिया था केट आने वाला है, CGHS आने वाला है, MACP वापस रिवीजन होने वाला है, वो वैसा ही हुआ भाई, ठीक है। लीव ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए राइट, लीव इज नॉट राइट, ये अगेन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर से। अकॉर्डिंग टू द CCSP रूल्स एनुअल इंक्रीमेंट इज ग्रांटेड ऑन विच ड्यू डेट, ये भी 2025 के जनवरी वाले एग्जाम पेपर से रिपीट हुआ है, ठीक है, ये आया था और ऊपर वाला भी आया था, दोनों क्वेश्चन अगेन रिपीट हुए हैं। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है हमेशा। लीव ट्रेवल कंसेशंस कैन नॉट बी अवेल व्हाइल ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन, कैजुअल लीव पे ले सकता है क्या? ऑफकोर्स ले सकता है भाई। LTC क्या होता है ना, LTC कोई लीव नहीं है कि वो CL के साथ नहीं होगा। CL LTC क्या होता है, जैसे आपने 2 दिन की CL ले ली और आप LTC पे चले जा सकते हो, लेकिन आप सस्पेंशन में होना तो आपको LTC नहीं देंगे। तो बहुत लोग यहाँ पे गलती करके आएंगे कि यार CL तो सिर्फ 2 चीज़ों के साथ ही होती है, एक तो SCL के साथ होती है, डिपार्टमेंटल लीव के साथ होती है, ठीक है, ऐसे सोचेंगे ना वो, ऐसा नहीं हो। LTC के साथ भी
होता है, लेकिन एलटीसी लीव थोड़ी ना है, ये तो पैसे है, घूमने की चीजें हैं, ठीक है। सब्सिस्टेंस अलाउंस इज गवर्न अंडर विच रूल? तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रिपीट हुआ है। अब देखो, थोड़े दिन पहले परसों मैंने ना वीडियो अपलोड किया था पीवाईक्यू के, उसमें साफ बोला था FR53 और रिपीट हो गया। जो भी देखा होगा उसको, दो क्वेश्चन फायदे हो गए, तो लीव वाला फायदा हो गया, और एक और क्वेश्चन आएगा अभी देखना, और एक ये हो गए, दो क्वेश्चन मिल गए ना, तो रिपीट करता है एम्स में, इसलिए कहता हूँ बार बार देखा करो भाई। द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इन गवर्नमेंट डिपेंड्स इन, देखो जीएफआर पे डिपेंड करता है। जब भी आप रूल नंबर 7 पे जाओगे ना डीएपीआर के, उसमें जीएफआर के बारे में ना जिक्र है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल पावर देंगे तो जीएफआर के द्वारा ही तो गवर्न होंगे ना, क्योंकि आपको एड लेना है, आपको ग्रांट लेना है, आपको जो परचेज पावर को बढ़ाना है, तो जीएफआर के अंडर करोगे। और ये जीएफआर के अंडर कुछ अथॉरिटी देते हैं ना कि ये एचओडी कर सकता है, ठीक है, जो आपकी जो फी को जो फी है उसको कौन बढ़ा सकता है, वो एचओ बढ़ा सकता है, तो ये सारे जीएफआर के अंडर आते हैं। ऑडिट रिक्वायरमेंट, बिल्कुल हर चीज़ की ऑडिट रिक्वायरमेंट है भाई पैसे में। बजटरी प्रोविजन, बजट प्रोविजन होगा तभी तो भाई आप उसका क्या कर सकते हो, अप्रोप्रिएशन कर सकते हो ना। अप्रोप्रिएशन के बारे में हम रूल नंबर 8 में जो ऑब्जेक्ट हेड पढ़ते हैं डीएफपीआर के, तो पढ़ते हैं। द डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोज फ्रॉम विच अथॉरिटी, हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, प्रेसिडेंट से होता है भाई। ये वापस के क्वेश्चन आ चुका है बेसिकली, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं होता, इस चीज़ का याद रखना। कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें। देन व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन? 10 ईयर्स, ठीक है। यूपीएस में कितना होता है बताना, तो ये ओपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्सिस्टेंस अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इज मेंशन अंडर विच रूल्स? और अगेन मैंने बोला था ना 112 क्वेश्चन है, इसलिए ये वापस से क्या हो गया, रिपीट हो गया। नाउ ए बॉक्स, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे। एक बॉक्स में 15 रेड शॉक्स है, 20 ग्रीन शॉक्स है, 25 ब्लू शॉक्स था, लेकिन इसका आंसर 4 आएगा, निकाल लेना, ठीक है। मैं पहले बोला था क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, हम नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे, और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम याद रखो एम्स ना एक रूल फॉलो करता है, जो प्रीवियस ईयर दिया ना, तो इस बार उससे आसपास क्वेश्चन देगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा मॉडिफाइड करके। तो नेक्स्ट अब जब वीडियो रहेंगे ना, उसमें अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अंडर सीसीएस ट्रेवल अलाउंसेज रूल द माइलेज अलाउंस डिपेंड्स ऑन, माइलेज अलाउंस किस किस चीज पे लेवल पे, इंप्लॉय पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल पे करेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे करेगा, बिल्कुल भाई। आप रिक्शा से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, रिक्शा से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो माइलेज अलाउंस अलग होगा। डिस्टेंस बिल्कुल कितनी दूर गए तो वो तो माइलेज हो ही गया। पे लेवल ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल अलग अलग ऑफिसर्स के लिए अलग अलग होगा, तो ऑल ऑफ अबो। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू यूज ए टैक्सी फॉर ऑफिशियल ट्रेवल इफ, ऑल ऑफ अबो। अगर उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर, मान लो कि आप पे लेवल बी के ऑफिसर हो, ठीक है, और आपको एसी टैक्सी परमिट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और आपको बाकी के रिक्शाज मिले नहीं है, तो आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो अलाउड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है कि भाई आप एसी की टैक्सी से जा सकते हो, हम रिम्बर्स कर देंगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो, और इट इज़ इकोनॉमिकल, ये लगभग सस्ता पड़ रहा हो तो, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबो वैसे ही आपको पता चल रहा है। तो द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन, हमेशा याद रखना, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनी जाती है वो ऑटोमेटिकली, बाकी की रैंक ऑफ द ऑफिसर से कोई मतलब नहीं करता, ऐसे नहीं है भाई। देखो सोचो, आप डी सर्वेंट हो, तो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर बी बैठेगा, हो सकता है आपके ऊपर ए भी बैठ जाए, तो इनकी रैंक से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी में ये ताकत है कि जो आपको अपॉइंट कर सकता है, वो तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो ले सकता है ना, तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट सर्वेंट हु विशेस टू कंटेस्ट और पार्टिसिपेट इन इलेक्शन मस्ट अंडर, देखो इसका आंसर ना ये नहीं होगा, सीकिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देगी नहीं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो क्या आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा? देगी नहीं भाई, अलाउ नहीं है, साफ लिखा हुआ है। अगर स्वामी की पहली लाइंस पढ़ोगे ना, तो साफ लिखा हुआ है, स्वामी छोड़ो यार, ऑफिशियल जो पीडीएफ है ना, उसमें एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं, 11th नंबर है या 12th नंबर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे, अपने सबसे पहले रिजाइन करोगे फ्रॉम द सर्विस, तो आंसर विल बी रिजाइन फ्रॉम सर्विस देन आफ्टर, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पहले प्रायर परमिशन लो या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करो, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ज्वाइन के लिए इंटीमेट ही कर रहे हो बस,
फॉलो नो फॉर्मल प्रोसीजर फॉर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। एमएलए साहब आज तक कोई देखे हुआ जो गवर्नमेंट जॉब में है और वो एमएलए भी है? नहीं, अलाउ ही नहीं है, सीधा है। अंडर FR 21A पे ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन इनिशियल पे ऑन द पोस्ट एंड क्वालिफाइंग सर्विस। ये क्वेश्चन देख लेना, आया था नहीं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अवेल LTC फॉर विच डेस्टिनेशन, दोनों, होम टाउन पे भी ले सकता है, एनीवेयर इन इंडिया भी ले सकता है। हो सकता है 4 साल में एक बार होम टाउन ले लिया, एक बार विदेश में कहीं पे भी घूम के आओ, विदेश में नहीं सॉरी, इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहीं पे भी जा सकते हो। फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड। अब आप कहोगे MA का प्रिस्क्रिप्शन है, चीज याद रखना, अगर आपके पास CGS कार्ड है ना, तो आप कहीं पे भी जाके ना आउटडोर OPD ट्रीटमेंट ले सकते हो। AMA का प्रिस्क्रिप्शन ओनली अलाउ नहीं है, मतलब सिर्फ AMA के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं चल जाता। मान लो कि एक प्राइवेट AMA है, आपको मैं प्रूव कर देता हूँ। प्राइवेट AMA के पास चले गए आप, ठीक है, और वो उसने बोल दिया कि आप ना इस गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी से ट्रीटमेंट ले लो, तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको 400 किलोमीटर दूर भेज दे, हो सकता है ना। तो CGHS कार्ड है ना, तो वो प्राइमरी है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में मैं समझ सकता हूँ आपको कंफ्यूज है। CGHS कार्ड है तो बिल्कुल जा सकता है, और AMA के प्रिस्क्रिप्शन से भी जा सकता है, लेकिन AMA के प्रिस्क्रिप्शन को CGHS ओवरशेडो कर दिया है। और ये क्वेश्चन पता है LDC SO में आया हुआ है, तो CGS कार्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ChatGPT यहाँ से उठा के मत लाना मेरे पास। इन मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट विच इज इसेंशियल, सारी चीजें हैं। इंक्वायरी ऑफिसर चाहिए भाई, चाहिए, उसके बिना तो आपके चार्जशीट को कौन देखेगा और फिर सुनवाई कौन करेगा। चार्जशीट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विद इन 7 डेज चार्जशीट देगा आपको, जो चार्ज ऑफिसर है या डेलिक्वेट ऑफिसर है। ओरल इंक्वायरी कभी होती है क्या भाई? रिटर्न में चाहिए, क्योंकि जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा भी तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर आएगा ना, वो भी तो रिटर्न देगा। और रिटर्न आपको 15 डेज में क्या करना पड़ेगा? सबमिट करवाना 10 डेज में, फिर 15 डेज में जाकर वहाँ पे आप प्रेजेंट होगे। एंड देन आफ्टर कभी कभी क्या होता है ना कि जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है ना, उसको भी 30 डेज का टाइम दिया जाता है, और 60 डेज में भी तो रिटर्न ही होता है ना। तो सब कुछ रिटर्न इंक्वायरी होती है, ऐसे ऑरल इंक्वायरी कुछ नहीं होती। तो ऑल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो ये क्वेश्चन था, अगर इसमें डिपेंड्स नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा डिपेंडेंट। देखो ये डिपेंडेंट ये वाला है ना, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये क्यों हो सकता है? यहाँ तो सीधा सीधा वर्ब आनी चाहिए, तो डिपेंडेंट हो सकता है डिपेंड्स। अगर डिपेंड्स आंसर, अगर ऑप्शन में डिपेंड्स है तो डिपेंड्स विल बी आंसर, अदरवाइज डिपेंडेंट होगा, ठीक है। डिपेंडिंग तो होगा नहीं। अंडर फंडामेंटल रूल्स द टर्म पे मीन्स, पे के अंदर क्या क्या आता है भाई? सब कुछ आता है, एक्सक्लूडिंग ऑफ यार फी ऑनरेरियम, ये सब एक्सक्लूड कर देते हो वो, ठीक है। तो बेसिक पे प्लस अलाउंसेस एक्सक्लूडिंग अदर पे में क्या क्या आ जाते हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेवेट टेबल होता है ना वो, यार सबको पता है भाई, जो भी एक्सेल यूज करता है ना, पेवेट टेबल क्या करते हो लास्ट में आप कंप्रेसिव डेटा एनालिसिस कर देते हो, ठीक है। क्या मैक्रोज या डेटा या चार्ट्स वगैरह, चार्ट्स अलग चीज में होता है भाई, ठीक है। वो जब आप पूरा एक्सेल से वो कर लोगे ना एनालिसिस पेवेट टेबल बनाने के बाद, उसके बाद में जो फाइनल में जो स्क्रीन पे बनाया जाता है, वो अलग चीज होती है ना, वो पेवेट टेबल का काम है। पेवेट टेबल तो आपके मतलब एक्सेल में ही बन जाएगा अंदर के अंदर तक, बाहर उसके जैसे एक नोटबुक के मेन पेज पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंप्रेसिव डेटा एनालिसिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ड्यूरिंग कम्यूटेड लीव ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। देखो इसमें क्या होता है ना, लोग हाफ पे लीव लगा के आएंगे, इसमें हाफ पे नहीं होगा, इसका फुल पे होगा। कम्यूटेड लीव क्या होता है ना, एक कम्यूटेड लीव 2 HPL लीव से अपना पेट भर लेगा, लेकिन भाई 2 HPL लीव का हाफ आप जोड़ोगे तो एक हो जाएगा ना, सैलरी तो फुल मिलेगी ना इसको। एक कम्यूटेड लीव 2 HPL को खा तो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 2 हाफ पे लीव को 2 हाफ सैलरी लेंगे। अगर हाफ सैलरी भी लोगे ना, हाफ सैलरी इसके ले लो, हाफ सैलरी इसके, तो एक सैलरी होगी, फुल सैलरी होगी, तो फुल विल बी द आंसर। अंडर CCS ट्रेवल अलाउंस रूल्स TA इज एडमिसिबल। जब भी आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होगे ना तभी TA मिलेगी, आप लीव पे हो नहीं मिलेगी भाई। मान लो आप लीव लेके ना 5 महीने के लिए घर पे चले गए और वहां पे घूम रहे हो, तो मिलेगी क्या? नहीं। अंडर सस्पेंशन तो आपको घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, ठीक है। कैजुअल विजिट के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो ऑफिशियल ड्यूटी पे ही हमेशा TA इज एडमिसिबल। MSCP पे करते हैं, MSCP एक इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोला था MSCP पढ़ के जाना आएगा। MSCP क्या होता है? फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देते हैं, ना कि प्रमोशन। तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ये क्वेश्चन आया था कि 8 लड़कों का अगर एवरेज 18 ईयर्स है, अगर 2 एड हो जाते हैं उसमें तो 17 ईयर्स, मतलब एक कम हो गया तो उसका 2 टाइम्स कर दो। देन सम ऑफ एज,
8 से कितने हो गए, 10 हो गए, तो 8 का 18 माइनस 2 इंटू 17 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 26 विल बी द आंसर। विच टाइप ऑफ प्रमोशन इज नॉट काउंटेड फॉर एमएससीपी और सीनियरिटी बेनिफिट्स? एडॉक, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, रेगुलर, ये तो होता ही है। फंक्शनल हो, नॉन फंक्शनल हो या रेगुलर हो, ये तो होगा। एडॉक जो भी होता है ना, एडॉक पे उसका कभी भी प्रमोशन काउंट नहीं होता है। ये साफ साफ एमएससीपी के जो ऑफिशियल पीडीएफ है ना उसमें लिखा हुआ है, आपको स्वामी में नहीं मिलेगा, ये ना नाभि में मिलेगा। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी इशूड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन, ये पहले कर चुके, सारी इंफॉर्मेशन आएगी। क्रिमिनल केस इज पेंडिंग, तो भी आपके ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर आ सकता है। चार्जशीट फाइल, मान लो कि मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मैंने जैसे चार्जशीट फाइल कर दी उसी दिन से आपके सस्पेंशन स्टार्ट। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटेड, तो भी ये तो है ही, यही तो है मेन सस्पेंशन। अंडर सीसीए रूल एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड आफ्टर 90 डेज, 90 डेज तक रिव्यू कर सकते हो, 180 डेज तक मैक्सिमम। अंडर सीसीएस ट्रेवल अलाउंस रूल, टी इज एडमिसिबल व्हेन ट्रेवल डिस्टेंस इज लेस देन, उसमें क्वेश्चन में ये था टी इज नॉट एडमिसिबल लेस देन 8 किलोमीटर, लेकिन मेरा क्वेश्चन है टी इज एडमिसिबल व्हेन बियॉन्ड 8 किलोमीटर। तो इसका आंसर अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर लेस देन 8 किलोमीटर है ना, इसको ध्यान से देखना, तो वो सही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो। अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मस्ट, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर की ना क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक कंडक्ट रूल्स में बोलते हैं ना, वो अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। क्या इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑनेस्टी से, अब वो इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जो ऑनेस्टी का मतलब होता है दूसरों के सामने ईमानदार। इंटीग्रिटी मतलब कोई नहीं देख रहा फिर भी आप ईमानदार हो अपने आप से, तो इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी बहुत स्टेप अहेड होती है। मेंटेन एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपका जो दोस्त है उसको तो आप प्रमोशन दे दिए, आप एओ ऑफिसर हो, और जो भी आपका दोस्त डॉक्टर है उसके प्रमोशन में अपार में आप अच्छा अच्छा चीज लिख दिए, और आपका जो दुश्मन है उसके खिलाफ काम के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स द सीपीयू विद मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, मदरबोर्ड पे सारे चिपके रहते हैं। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डज नॉट प्रोवाइड फॉर एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, फाइनेंशियल पावर में भी कभी भी ना, ये जो आप थर्ड या फोर्थ लाइन पढ़ोगे ना डीएपीआर के, ठीक है, ऑफिशियल पीडीएफ, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल पावर कभी भी ना एब्सोल्यूट ऑथोरिटी किसी को नहीं देता। मान लो कि एचओडी के पास एब्सोल्यूट ऑथोरिटी आ जाएगी तो वो पैसे कैसे भी खर्च कर सकता है ना, तो ये कभी भी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर कभी भी एब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं देता। प्रेसिडेंट के ऊपर भी चेक है, वो कहाँ है, कौन से रूल्स में लगता है, वो मुझे बताना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कंटीजेंसी अकाउंट से आप कितना भी पैसा निकाल दोगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट से कितना पैसा निकाल दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे गवर्नमेंट के सामने हो, चाहे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो, कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई भी नहीं, उसके ऊपर चेक होता है। किसका चेक होता है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का मतलब कौन है? वही पीपल ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब लोगों के हाथ में होता है। द परसेंटेज रेशियो ऑफ 2% इज 5:3 आफ्टर 8 ईयर द रेशियो बिकम 7 पॉइंट, इसका आंसर 20 ईयर्स होगा, निकाल लेना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज अडॉप्टेड ग्लोबली थ्रू विच सिस्टम, वैदिक मैथमेटिक्स से वापस आ गया। सुलभ सूत्र से नहीं था भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम से मैं बोला था। पहले वैदिक में मैथमेटिक्स से निकला था, अरब में गया, अरब से फिर वो डेसिमल में गया, डेसिमल से पाइथागोरस से डेसिमल में गया था, देन आफ्टर आया था। लेकिन जो ओरिजिनल जो जीरो अडोप्टेड किया गया था वो हमेशा अपने वैदिक मैथमेटिक्स से किया गया था। तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम गलत है। ए पर्सन वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर साउथ एंड 10 किलोमीटर वेस्ट, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन सॉल्व बाद में कर लेंगे, टेंशन मत करो, मैं सिर्फ आंसर बताने है। ठीक है, एक तो आंसर वेरी होंगे, उसके ज्यादा नहीं होंगे। एज फॉर 22(1) इन सिचुएशन डज ए गवर्नमेंट सर्वेंट गेट मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट इन केस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होने से पहले अगर आपको फाइनेंशियल जो ये ऐसे बोलता है कि प्रमोशन होने से पहले क्या बेनिफिट, तो प्रमोशन से पहले अगर आपका फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो रहा है ना, याद रखना, जब भी आपको प्रमोशन जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर प्रमोशन से पहले आपको ग्रांटेड कर दिया गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कैसे होता है, मैं पहले बोला था, बताएंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी कहा, अच्छा बिफोर है, सॉरी बिफोर, दैट इज व्हेन प्रमोशन इज ग्रांटेड जस्ट बिफोर द इंक्रीमेंट, सो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एज पर रूल्स 10 ऑफ सीसीए रूल 1965, व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एडमिसिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ सस्पेंशन? हाफ पे, मतलब 50% पे। ठीक है, तो यहाँ पे 50% नहीं लगता, फुल पे, हाफ पे, ऐसे ऑप्शंस में क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल नॉन वॉलेटाइल एंड रीप्रोग्रामेबल? रोम, भाई कैशे मेमोरी में कोई मत आना। ठीक है,
ये एआई देख के मत आया करो। रोम की ही प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। अगर आप बुक्स पढ़ोगे जितने भी कंप्यूटर की, तो उसमें रोम की ही प्रॉपर्टी, क्योंकि ई प्रो देखो इसमें मैंने ये गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, ये था ही नहीं, लेकिन इसका आंसर रोम होगा, कैसे मेमोरी नहीं आएगी। तो एआई वाली मत आया करो भाई। डेली अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट व्हेन ही सी इज। जब भी आप लीव पे हो तो आपको डी क्यों मिलेगा भाई? सीधी सी बात है, आप घर पे गए हो तो आपको डी मिलेगा, खाने का नहीं मिलेगा। ऑफिशियल टूर पे हो बिल्कुल मिलेगा, ट्रांसफर हो बिल्कुल मिलेगा, टेम्परेरी ड्यूटी पे हो बिल्कुल मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, डी तो मिलेगा ही मिलेगा 6 महीने तक। अंडर द सीसीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944 वो कैन बी रिकग्नाइज्ड एज ए ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, वो तो होगा ही हो। द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सीनियरिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज जनरली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। याद रखना कि कोई भी आदमी की जो सीनियरिटी होती है ना, अपॉइंटमेंट डेट से होती है। रैंक की वाइज होती है क्या? देखो मैं बताऊँ, रैंक वाइज कब होती है? रैंक वाइज जब होती है जब उनकी जो अपॉइंटमेंट डेट सेम ना हो। लेकिन स्टैंडर्ड वे में ऐसे माना जाता है, मान लो कि एमसीआरई की एग्जाम लगी और एम्स दिल्ली में 5 पोस्ट आई थी, ठीक है, और उसमें सबकी रैंक आ गई, और 5 पोस्ट में ना, आप आउट ऑफ 63 लोग 5 पोस्ट पे एम्स दिल्ली गए और उनका अपॉइंटमेंट डेट अगर सेम है ना, तो रैंक मैटर नहीं करता, ठीक है। तब जाके रैंक मैटर करेगा। अगर अपॉइंटमेंट डेट इज सेम तो रैंक मैटर करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट रैंकर होगा वो सीनियर होगा। लेकिन मान लो कि आप 5 में से किसी को पहले अपॉइंटमेंट मिल रहा है, फिर बाद में मिल रहा है, तो जो भी अपॉइंटमेंट डेट होती है ना, उसको सीनियरिटी में माना जाता है, ना कि आपकी रैंक। रैंक हमेशा याद रखना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती रैंक। रैंक हमेशा अपॉइंटमेंट। रैंक को कब कंसिडर करेंगे पहले ये समझो। रैंक तब कंसिडर होती है जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट सेम, तभी रैंक प्ले करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड वे में क्या दिया जाता है? स्टैंडर्ड वे में सभी को सेम डेट पे ज्वाइनिंग नहीं मिलती। इसलिए हमेशा याद रखा करो, डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड पोस्ट। ये आपके सीनियोरिटी वाले में, ये तो स्वामी में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियल पीडीएफ में तो मैंने आपको डाला था भाई, मैंने कहा पढ़ जाओ इसको, पढ़ जाओ रिजर्वेशन इसको। रीडेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रिक्वायर्स। देखो, रिटर्न अथॉरिटी चाहिए। वर्बल अप्रूवल कभी भी नहीं माना जाएगा रीडेलीगेशन में। पीओ का सेंक्शन नहीं, एनी ऑफ वो नहीं, रिटर्न अथॉरिटी चाहिए, ओरल तो नहीं चाहिए। प्रमोशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रमोशन। कभी भी राइट नहीं समझा जाता, पहले हम बात कर चुके हैं। अंडर द सीसीएस टीए रूल्स, टीए रिम्बर्समेंट इज जनरली एडमिसिबल इफ द क्लेम इज सबमिटेड विद इन 60 डेज। इसका सीधा सीधा आंसर होगा 60 डेज। टीए, जब भी आप टीए का क्लेम करने जाओ ना रिम्बर्समेंट के लिए, तो 60 दिन के अंदर जमा करवा दो। देखो कभी कभी ना 60 दिन के बियॉन्ड देते हैं। कब मरते हैं, कब देते हैं? जब वो देखो सर्वेंट मर जाए, उसकी फैमिली आना चाहती है, तब टीए कर सकती है। या फिर मान लो परमानेंट रिटायरमेंट के बाद में, तो वो टीए का रूल्स चेंज होता है। बट जनरली अगर आप देखा जाए तो 60 डेज होता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज टू एडजुकेटेड डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। कभी सिविल क्राइम क्रिमिनल मैटर के लिए आपके पास क्या है? हाई कोर्ट पड़ा है। इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होगा ना, आपकी पे, लीव, आपके प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो हमेशा केट सुनेगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी? प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये हमेशा आपके जो भी प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो भी प्रपोजल होता है ना, उसको देखती है। सीधी सी बात है, कंसिडर प्रपोजल फॉर प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। डीपीसी का रोल ऐसे नहीं कि आप कहोगे स्क्रीनिंग कमेटी ही तो सर एमएससीपी देते हैं। भाई एमएससीपी स्क्रीनिंग कमेटी देगी, लेकिन उसमें भी तो डीपीसी का रोल होगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में होती है। प्रमोशन तो देती है, पता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देती है नहीं देती है। डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी बिल्कुल देती है। एक प्रमोशन भी एक तरह से थोड़ा बहुत 50% फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, ठीक है। एसीपी वगैरह चलता है ना, पहले चलता था। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव ए गिफ्ट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एस्पेक्ट? ये मैं पहले बोला था भाई, आपको क्या करना, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए, ठीक है। हाउ मच हाफ पे लीव इज क्रेडिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट वन क्लियर 20 डेज। ईएल अगेन वापस क्वेश्चन आ गया 30 डेज। व्हाट डज डीएपीआर स्टैंड इन गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, डीएपीआर से बहुत क्वेश्चन आए, और अच्छा हुआ मैंने सबसे पहला जो पीडीएफ शेयर किया था ना आपको। अगर आप डॉक्यूमेंट अपने मटेरियल वाले में थे तो उस डीएपीआर था, मैंने पहले बोला था डीएपीआर पढ़ जाओ, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो अपनी पूरी जो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते भाई, थोड़ा एनालिसिस है, वो सही हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट? ये यार दोबारा से आ गया, ठीक है। व्हाट इज द ब्लॉक पीरियड ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशंस इज 4 years, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, देख लेना। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू 10 years, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आया है, ठीक है। सर्विस ग्रेचुइटी इज पेबल
टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 10 ईयर्स, ये दोबारा से आ गया शायद मुझे लगता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम सेलिंग ऑफ ग्रेचुइटी अंडर सीसीएस रूल? 25 lakhs. Pension is counted from which date of following? Pension is FR71 deal with pay and allowance during absence from duty. ये वापस क्वेश्चन आ गए। फ्रॉम विच डेट पे ऑफ फिक्स्ड ऑफ प्रमोशंस में होता है डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और केट स्टैंड फॉर, ये मुझे लगता है दोबारा चाहे, लीव इज नॉट राइट, सस्पेंशन इज नॉट पेनल्टी, डेली अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल। जब भी आप खुद के टैक्सी चार्ज ऑफ टी आर एडमिसिबल व्हेन, जब भी आप ऑफिशियल ड्यूटी विद अप्रूवल पे होना तो आप टैक्सी चार्ज अवेलेबल करवा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कट ऑफ का एनालिसिस कब करेंगे, थोड़ा सा ना इस पे बात कर लेते हैं ना, इस बार पेपर का क्या रुक रहा है। पेपर प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो नहीं है, फैक्चुअल है, ठीक है। कहीं कहीं पे कंसेप्ट यूज हो रहा है। आया कहां से है? पूरा ऑफिशियल पीडीएफ से आया है। कोई भी एक क्वेश्चन क्या स्वामी से आया है? एक भी क्वेश्चन स्वामी से नहीं आया, एज इट इज नहीं आया बिल्कुल। यार आप 3000 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन तो पढ़ ही सकता है ना। स्वामी से नहीं आया, नाभि से नहीं आया, बहरी से नहीं आया, कहां से आया? ऑफिशियल पीडीएफ से। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ऑफिशियल पीडीएफ पढ़ जाओ। नाउ अब करना क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? नेक्स्ट प्लान यही है कि कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जैसे ही एमसीआरई का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं दोबारा बता दूंगा। देखो ऐसे मत मान लेना कि एमसीआरई नहीं आई, पहले वाले पे अगर आप सिर्फ एम्स पे फोकस करना चाहते हो तो अपनी तैयारी जारी रखो। कल से स्किल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है इस बार वो 1 मंथ में आ गया ना बाई चांस, तो ड्राफ्टिंग और नोटिंग इनके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो स्किल्स की तैयारी करो, क्योंकि स्किल्स में इस बार भाई बछेड़े बुला दिए, समझ रहे हो? बहुत सारे लड़कों को फेल किया है स्किल में, ठीक है। तो स्किल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब जिनका नहीं होने का चांस है वो कट ऑफ मैं परसों डाल दूंगा कितना है, ठीक है। आप क्योंकि देखो मेरे पास एक बड़ा सैंपल डेटा तो आ ही जाएगा मेरे काफी क्लिक से, और उसके अलावा जो आप लोग कमेंट में अपने अपने क्वेश्चंस कितने राइट हुए हैं वो जरूर डालना कि इतने राइट हो रहे हैं सर, और इतने अटेम्प्ट कितने किए, राइट कितने हुए, और कुछ सजेशन देना है ना कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था, आपको लग रहा है और भी कोई क्वेश्चन था तो आप उसको डाल सकते हो। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज ये है कि अब क्या करना है, इतनी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते हो, तो मेरे जो बुक आ जाएगी उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और वो इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में होंगी। उसमें क्या क्या होगा, मेरे नोट्स होंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत कंप्रेहेंसिव वे में नोट्स बनाए थे। 4 लोगों को दिया था लास्ट ईयर, चारों का सिलेक्शन है, ठीक है। तो नोट्स होंगे, ऑफिशियल पीडीएफ होंगे, स्वामी बुक होगी, और उसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, और सिर्फ, और मैं ये जो बुक्स लिखा हूँ आदि लिख चुका हूँ मैं, मान लो ये सिर्फ और सिर्फ एम्स और आईआईटी लेवल के लिए है, एलडीसी एसओ के लिए नहीं है। उनके लिए अलग लेवल में जाना पड़ता है और अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो और आप ध्यान नहीं देते होते कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसिस किया हो ना बुक में, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। लाइक एमएससीपी में, तो एमएससीपी में अभी भी इस बार तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए, जैसे कैट में भी अभी भी, तो ऐसे काफ़ी जगह पे मैं इम्फेसिस किया हूँ। और आने वाले डीएफपीआर है, डीएफपीआर एक वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर पड़ता है, समझने में नहीं आता जल्दी से, याद रखना। ये डीएफपीआर की फुल फॉर्म आ गई, ये ईजी लग रहा है आपको, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर डीएफपीआर से क्वेश्चन बने ना, बहुत टफ है। तो आपको तब से तैयारी करनी है। तब तक आपको क्या करना है, मैं आपको ड्राफ्टिंग नोटिंग के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रीसी राइटिंग जरूर करना। प्रीसी राइटिंग में ना चाहे आपकी स्पेलिंग गलत हो भाई, बट वर्ड लिमिट कभी भी आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। जिसको जो कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ भी क्वेश्चन हो भाई, अबाउट योर कट ऑफ, ये सब ना सारे कमेंट्स डाल दिया करो, क्योंकि मैं इंडिविजुअल ऑफिस जो इनबॉक्स खोल के नहीं देखता, क्योंकि वो नीचे चले जाते हैं। कमेंट्स में क्या होता है ना, वो क्वेश्चन पड़े रहते हैं, और मैं कभी भी ओपन करूंगा तो वो दिख जाएंगे, सब समझ रहे हो ना। तो ये था, और एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो वो मुझे भेज देना,
और ये आपका एनालिसिस है। कट ऑफ की बात करता हूँ, कट ऑफ इतना बता सकता हूँ लास्ट ईयर से कम जाएगी। हालांकि 63 है, कितनी कम जाएगी ना वो तो हम 2 दिन बाद में बताएंगे, जब मेरे पास डेटा आ जाएगा और आपका डेटा कलेक्ट कर लूंगा। उनका सैंपल बहुत बड़ा होता है अपने से, ठीक है। उसके अलावा आपका सैंपल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सारे लोग कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबा के बताना जरूर, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको भी पता चले कि आपको स्किल की तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो जितने लोगों के पास जाएगा ना, उनको तो सारे लोगों का क्या है ना, अपना डेटाबेस डेटा जो बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो thank you for watching this video, and we will discuss more things in next video on another video.